Good morning to all of you. Student, in last session, we discussed about principle of inheritance and variation. In principle of inheritance and variation, we discuss about the seven character Gregor John Mendel's law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Now, today we will discuss about the very important chapter, that is molecular basis of inheritance. And before the molecular basis of inheritance, I would like to discuss with you on first topic. In first topic, or जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो टॉपिक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये टॉपिक के अंदर एक आर्टिकल है सेक्स डिटर्मिनेशन. उसके अंदर ह्यूमन, ड्रोसोफिला, बर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पर दिए हैं. जैसे ह्यूमन के अंदर जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई मेल में होता है, एक्स एक्स फीमेल में होता है. सेम कंडीशन ड्रोसोफिला में भी है. एक्स वाई मेल होता है और फीमेल एक्स एक्स होता है. बर्ड्स के अंदर जेड जेड मेल होता है, जेड डब्ल्यू वहाँ पर कौन होता है, फीमेल होता है. यानी कि जो भी अपने बर्ड्स है उसके अंदर फीमेल डिसाइड करेगी मेल या फीमेल, और ह्यूमन और ड्रोसोफिला के अंदर ह्यूमन डिसाइड करता है. तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा आपको. और जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में दो टाइप्स वहाँ पर मेंशन किए हैं, मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड क्रोमोसोमल जेनेटिक्स. उसमें हीमोफीलिया के ऊपर 100% क्वेश्चन रहता है. अदरवाइज सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस, उसके जगह पर वैलिन आ जाता है. आप लोगों को पता है 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड है उसमें जब वेरिएशन आता है, यानी कि ये जो डिसीज है 5 to 6 मंथ्स एज के चिल्ड्रन से दिखता है, और दिस इज द एटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसीज. और ये जो डिसीज है ये म्यूटेशन के वजह से होता है, यानी कि सिंगल म्यूटेशन, यानी कि जैसे CTC तो आगे जाके वो CAC, यानी कि टी के जगह पे ए रिप्लेस हो जाता है. उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया ये डिसीज होता है. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आपको इस बार भी 2024 में भी आपको इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा. उसके बाद फिनोल्केटोन्यूरिया है, यानी कि ये पूरे जो डिसीजेस है ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है. उसके बाद डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ये और टर्नर सिंड्रोम है. अब स्टूडेंट, डाउन सिंड्रोम क्या है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है और टर्नर सिंड्रोम क्या है? एक तो क्या होता है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, यानी कि क्रोमोसोम के रिलेटेड के डिसऑर्डर्स है. जैसे कभी कभी एक्सप्रेशन ज़्यादा, यानी कि जो भी न्यूक्लियोटाइड है कम ज़्यादा होते रहते हैं. वैसे क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो 46 क्रोमोसोम है. कभी क्रोमोसोम के पेयर, यानी कि 23 पेयर है, उसमें से 22 पेयर्स सेक्स एटोसोमल पेयर है, और 1 पेयर जो रहती है वो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर रहती है.
तो स्टूडेंट्स, जो भी ये डिसऑर्डर्स दिए हैं उसके ऊपर आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। अब जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम हैज एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स वाई वाई और डी ऑप्शन था एक्स एक्स वाई। उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक्स एक्स वाई। यानी कि एक क्रोमोसोम क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है उसके ऊपर के। और सिकल सेल एनीमिया ये जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है 2009 से। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर रिपीट हो चुके हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया इज, मैं अभी ऑप्शन रीड कर रहा हूँ, कैरेक्टराइज्ड बाय द इलांगेशन सिकल लाइक आरबीसी विथ न्यूक्लियस, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, ये सिकल सेल एनीमिया है। इज बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड, ये इसके वजह से भी नहीं होता है। और सिकल सेल एनीमिया कॉज बाय अ चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। मैंने अभी पहले कहा था कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं स्टूडेंट्स? तो वो क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के जो पॉइंट है, मैंने अभी जो बोला था आपको, एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन उनको सेलेक्ट करना है। एक्चुअली नीट का जो एग्ज़ाम है, इतने सारे स्टूडेंट, मोर देन 25 लाख स्टूडेंट महाराष्ट्र से ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर वो पेपर को इतना इजी रखेंगे तो ये 25 लाख स्टूडेंट डॉक्टर बन सकते हैं। फिर उनको ये सिलेक्शन के लिए, मेडिकल के एडमिशन के लिए, ये जो एग्ज़ाम है उसमें से अनवांटेड मटेरियल उनको आगे नहीं चाहिए। अनवांटेड मटेरियल यानी कि मैं, जो भी स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं, पढ़ाई के ऊपर बहुत सारा फोकस करते हैं, लास्ट पॉइंट में बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं। यानी कि अभी सिर्फ आपको कुछ दिन के लिए क्या करना है, पेशेंस रखने हैं और अपने फोकस के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहला जो चैप्टर है मेरा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन मैंने आपको किया है। मुझे लगता है 1-1.5 महीना तक ये टॉपिक के ऊपर हमने रेगुलर लेक्चर में कंसंट्रेट किया था। सिर्फ आरके कोचिंग क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ एक रिवीजन का टच चाहिए था, इसलिए ये सेशन मैंने ऑनलाइन पर ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, अभी आप जो स्क्रीन पर टॉपिक देख रहे हो वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक्चुअली नीट के एग्जाम में जेनेटिक्स के ऊपर हाथ रहना, यानी कि आपका जो स्कोर है बायो में बहुत अच्छा आप कैप्चर कर सकते हो। यानी कि जो भी स्क्रीन पर आपको टॉपिक दिख रहा है, और पहला जो टॉपिक है 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तो पहले टॉपिक से आते हैं। अभी ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये टॉपिक के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं और इतने सिंपल क्वेश्चन रहते हैं कि आप कभी प्रेडिक्ट भी नहीं करोगे। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। उसका कंपोजिशन क्या है, जब भी टीचर या जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयर फॉर नेशनल लेवल एग्जाम, स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखो। ये जो नेशनल लेवल की एग्जाम है उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और बहुत स्मॉल चीज़ों के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखते हैं। तो ये उसका, ये जो टॉपिक है एक्चुअल में मैं ऑफलाइन भी लेने वाला हूँ, ये ध्यान में रखो। लेकिन अपने जो एग्ज़ाम सीरीज चल रही है आरके
कोचिंग क्लासेस की। तो उसके अंदर बच्चों को ये टॉपिक रिवाइज करके दे रहा हूँ, लेकिन नीट के पहले और एक बार पूरे जेनेटिक्स के टॉपिक जो रहेंगे उसके ऊपर एक बड़ा सेशन हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। नियर अबाउट 20 क्वेश्चन तो आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो भी अभी हेडलाइन दिख रही है आपको डीएनए के ऊपर, एनसीईआरटी के बुक में जो भी कैरेक्टर दिए हैं, फीचर्स दिए हैं डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। व्हाट इज द डीएनए? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब यह ऑक्सीजन एक कम होता है उसके कंपोजिशन में, कंपोजिशन के ऊपर हमने डिस्कशन बहुत सारा किया है। कौन से कार्बन पर वो ऑक्सीजन कम रहता है, सेकंड कार्बन रहता है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। एंड डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जितने बड़े न्यूक्लियोटाइड रहेंगे उतना बड़ा डीएनए हो सकता है। एंड दिस डिपेंड ऑन सेल, स्पेसीज, ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। और यहाँ पे उन्होंने बैक्टीरियोफाज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। मैं अभी जो भी बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज के ऊपर उन्होंने जो इंफॉर्मेशन दी है, यहां पर ये लाइन पर फोकस कीजिए आप। नियर अबाउट 5386 न्यूक्लियोटाइड bacteriophage lambda has 48,502 base pairs. E. coli has 4.6 into 10 raised to 6 base pair, and haploid content of human DNA is 3.3 into 10 raised to 9 base pair. ये जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स जैसे, यानी कि वैल्यूज जो है उसके ऊपर नीट के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे से फोकस होना चाहिए। ये डीएनए का जो भी पार्ट है वो आपको एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से रीड करना है, कंसंट्रेट करना है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियोसाइड है उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। कंपोजिशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो एडेनिन और थाइमिन का पेयर होता है डीएनए के अंदर, और ग्वाइनिन और साइटोसिन का पेयर होता है डीएनए के अंदर। और आरएनए के अंदर क्या होता है? एडेनिन का पेयर यूरेसिल के साथ जाता है, अटैच होता है, और ग्वाइनिन का पेयर साइटोसिन के साथ पेयर होता है। बहुत बार व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, ये उसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के ऊपर अपना बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। अब देखो स्टूडेंट, ये देखो एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। एंड अब ये जो साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलो, ये फीचर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आप थोड़ा सा उसके ऊपर भी फोकस कीजिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बहुत यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जेनेटिक्स या मॉलिकुलर बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रही है,
एक्चुअली ये डायग्राम के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, पूरा जेनेटिक्स यही डायग्राम पे चलता है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये डायग्राम का इंट्रोडक्शन देता हूँ और आज का जो सेशन है वो हम और करेंगे। एक्चुअली ये एज इट इज क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। लॉकडाउन के पेपर में 2021 में भी एक क्वेश्चन था, उसके पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और पिछले साल भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। इसका मतलब क्या है, रेप्लिकेशन जो दिख रहा है आपको यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए, जहां पर मैंने ग्रीन लेबल लगाया है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। When DNA is converted into mRNA or the information transfer from DNA to mRNA, this process is called transcription. And in prokaryotic and eukaryotic both, दोनों जगह पर ट्रांसक्रिप्शन सेम जगह पर नहीं होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, बट इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस। इसके ऊपर आपको फोकस रखना है। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में? बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, बहुत सिंपल वे से स्टडी करते हैं, टीचर भी पढ़ा दे रहे हैं बहुत स्ट्रेट। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर वो फोकस करेंगे, वही स्टूडेंट का गेस या वही स्टूडेंट्स नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे तो कुछ फायदा नहीं है। एग्जामिनर का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा पेपर सेट करते टाइम, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। एक कौन सा भी आर्टिकल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन आप सभी को पता है, डीएनए का कन्वर्जन एमआरएनए में होता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म द लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में इसमें वेरिएशन आता है। चलो स्टूडेंट्स, इसमें हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। और एमआरएनए का कन्वर्जन प्रोटीन में होता है तो ट्रांसलेशन कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन? बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बट when mRNA convert into protein, this process is called translation, and mRNA न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में है और प्रोटीन अमाइनो एसिड के फॉर्म में है। व्हाट आर द मोनोमर्स? किस चीज से बनता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। और ये व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल इन ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन के अंदर ये दोनों प्रोसेस कहां पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। क्लियर? एंड ये ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों प्रोसेस को मिला के हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और ये इसके ऊपर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर पूरा डिटेल में यही है, और इसीलिए बच्चों को ये जेनेटिक्स का पार्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और स्टूडेंट्स सभी ने ये जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कैसे डिस्कवर किया, क्या किया, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ये डायग्राम के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, क्योंकि अगला जो लेक्चर रहेगा तो वो थोड़ा बड़ा लेने की कोशिश करूँगा। और लैक ऑपेरंट के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।